नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट पर यानी कि ईरान इजराइल युद्ध से जो स्थिति निकल रही है बाहर, उसके ऊपर उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ लोग 2 मैरिनर्स मारे गए, 1 लापता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया संसद को कि बहुत सारे लोगों को हमने बाहर निकाल लिया है। जो लोग बिजनेस के काम से गए थे वो आर्मीनिया पहुंच गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम डायलॉग और डिप्लोमेसी में बिलीव करते हैं और ये हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम सभी उन्होंने बिना नाम लिए, बिना ईरान, इजराइल और यूएस का नाम लिए, उन्होंने कहा कि हम सबसे कहते हैं कि वो रेस्ट्रेंट रखें। अब इसका क्या मतलब है? और उनके भाषण में ना कोई कॉन्डेमनेशन था खामेनाई के हत्या का। उनके भाषण में कोई ये चीज या कोई तरीके का कोई एक्सप्लेनेशन कि मोदी जी युद्ध के पहले इजराइल क्यों गए थे, उसका भी कोई जिक्र नहीं था। ईरान में किस तरह से लोग मारे गए हैं, इतनी सारी लड़कियों की जो मौत हुई, उसके बारे में कहीं भी एक भी भत्स करते हुए एक शब्द एस जयशंकर का नहीं निकला। यानी कि कुल मिलाकर एक जनरल स्टेटमेंट उन्होंने दिया। अब इस जनरल स्टेटमेंट को क्या कहा जाए? इतना बड़ा एक युद्ध जिससे कि हमारी जो तेल है, हमारा तेल, गैस और पूरी अर्थव्यवस्था उस पर टिकी हुई है। लोगों में हाहाकार मचा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो, ऑलरेडी गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में क्या एक जनरल स्टेटमेंट देकर, और क्या मोदी सरकार की जवाबदेही खत्म हो गई है? और अगर आप देखें तो आज ओम बिरला का अविश्वास प्रस्ताव था, वो डिस्कस होना था। तो किरण रिजिजू ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने लोकसभा में कहा, जगदम्बिका पाल चेयर पर थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए ऑपोजिशन आज वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट पर चर्चा चाह रहा है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन चाह रहा है, और जबकि अविश्वास प्रस्ताव हम उनके कहने पर लेकर आए। उसी तरीके से जब मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि रूल 176 के तहत एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होना चाहिए इस पर। और उसके बाद जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो स्टेटमेंट इतना जेनेरिक था, कोई चर्चा नहीं हुई, तो विपक्ष वॉकआउट कर गया। उसके बाद जेपी नड्डा ने गुस्सा करते हुए ये कहा कि देखिए विपक्ष को ना कोई रूल्स और प्रोसीजर पता है, ना कुछ है, और ये केवल एक नकारात्मक भूमिका में विपक्ष नजर आता है। और बहुत बहुत ही आग बबूला होकर जेपी नड्डा ने ये जवाब दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप इन टोटालिटी अगर एस जयशंकर के स्टेटमेंट को देखें तो उसके क्या मायने हैं? कोई मायने है भी या नहीं है? आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पॉल हैं। सुजाता जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सर्वेश त्रिपाठी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। सुजाता जी से शुरू करूंगी। ऐसे स्टेटमेंट के क्या मायने हैं? क्या वाकई में उन्होंने कुछ ऐसी चीज कही जिससे कि लोगों को सांत्वना मिलती कि भाई ठीक है, इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, इसलिए अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, भारत सरकार हमारी मदद कर रही है? नमस्कार नीलू जी, आपको, सर्वेश जी को और आपके दर्शकों को। मैं एक बात तो जरूर कहूंगी कि डॉक्टर एस जयशंकर ना तो बेहतर आईएफएस ऑफिसर बन पाए और ना ही वो एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन बन पाए, मंत्री बन पाए। इसलिए जो पॉलिटिशियन होता है उसको उसका काम करने देना चाहिए था। और एस जयशंकर को अगर कुछ अब समझ में आई हो कि ये उनसे हैंडल नहीं होता है तो उन्हें अपने घर चले जाना चाहिए। क्योंकि एक जगह, जो जिस जगह पर वो बैठे हुए विदेश मंत्रालय को संभाल रहे हैं, वहां पर आज जरूरत थी कि भारत के लोगों को, अपने नागरिकों को हम ये बताते कि हम अपनी अखंडता और संप्रभुता के लिए लड़ रहे हैं जिम्मेदारी के साथ, और पूरे दुनिया में अपने आप को विश्व गुरु तो कहलाते हैं, लेकिन हम शांति के गुरु बन के सामने आएंगे, जो वो नहीं कर पाए हैं। और इसमें बहानेबाजी कर रहे हैं और केवल एक डमी की तरह आकर मोदी जी को बचाने के लिए सवालों से, और ताकि उनको सामने ना आने की जरूरत पड़े, इसलिए ये किया जा रहा है। और जहां तक रही जेपी नड्डा की बात, तो जेपी नड्डा जी को तो ये समझ लेना चाहिए कि देश जब गड्ढे में जा रहा है तो उनकी ऐसी बातों का कोई औचित्य नहीं रह गया है। हमने देखा कि जिस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटने का काम जयशंकर ने पहले भी किया था, जब आयरिस डेना को डुबो दिया गया एक टॉर्पीडो के जरिए अमेरिका के माध्यम से, तो तब भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से छोड़ दिया था।
और उसके बाद से अब तक हमें यह पता है कि 24-25 फरवरी को नरेंद्र मोदी गए थे इजराइल, जहां पे उनका विरोध हुआ था संसद में, और नेसेट से जो विपक्ष के पार्लियामेंटेरियंस थे वो उठ के चले गए। इतनी बेइज्जती हुई उनकी, मगर वो वहां क्या करने गए थे, ये सवाल हमारे को जानने की जरूरत है कि जब वो वहां पे गए थे तो वो किस कार्य के लिए गए थे। क्या उनको पता था कि इस पनडुब्बी से टॉर्पीडो करके आप ईरान के एक जहाज को डुबोने जा रही है अमेरिका? क्या उनको ये बात मालूम था? कि अगर ये मालूम था तो ईरान के नेवल शिप को हमारे यहाँ इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के कार्यक्रम में बुलाने का क्या मतलब था? और आज की तारीख में जब हम चबहार पोर्ट से पीछे हट चुके हैं और ये सब कुछ आज बता रहा है कि हमने ईरान का साथ छोड़ के इतनी बड़ी गलती करी है कि आज आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा हमेशा का एलाई रशिया के साथ हम नहीं खड़े हुए, चीन हमारी तरफ बढ़ता जा रहा है और हम आज एक ऐसी स्थिति में आ गए जहां बॉर्डर के जो कंट्रीज है हमारे नेबर्स, उनके साथ हमारे रिश्ते ठीक नहीं है। पहले हम कहते थे हम सब कॉन्टिनेंट का सबसे मजबूत देश है, हम पूरी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन जिस तरह से आज ईरान में आप देखिए कि अली खामेनी के पुत्र मुज्तबा खामेनी ने जब सत्ता को संभाला है तो उनके यहाँ तेहरान में और कराज में जिस तरह से बम्बार्डमेंट हुआ ऑयल डिपोज पे, उसका पलटवार किस तेजी से करा जा रहा है और उनकी जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो साफ दिख रही है कि पूरी तरह से उनके पीछे खड़ी है, उनको सपोर्ट कर रही है। इजराइल में नेतन्याहू नहीं नजर आ रहे, भारत में नरेंद्र मोदी नहीं नजर आ रहे और अमेरिका में ट्रंप का विरोध जमकर हो रहा है। हम देख रहे हैं कि यूएस मरीन्स खुल के विरोध कर रहे हैं, जो फॉर्मर मरीन्स है उनके माध्यम से अपनी बात को कहलवा रहे हैं। तो आज सवाल ये उठता है कि क्या बात बता रहे थे कि शांति संयम बना के रखना, तो संयम किसको बोल रहे हैं? वो आपको और मुझे कह रहे हैं कि संयम बना के रखो और जो हम कर रहे हैं हमें करने दो। अरे देश तुम्हारी बपौती नहीं है, ये तुम यहाँ के महाराजा नहीं हो, ये देश लोकतांत्रिक है, संविधान से चलता है और हमारी संप्रभुता से आगे कुछ नहीं, वो सर्वोपरि है। और इसीलिए इस देश का एक संविधान है जिसके तहत हम बंधे रहते हैं। नरेंद्र मोदी ने उस संविधान से अपने आप को बांध के रखने के बजाय अमेरिका के पास जाने की जो सोची है, उसमें आप देख लीजिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस टेरिटरी में हम रहते हैं वहां पे हम कमजोर हो रहे हैं और वो जो दूर का अमेरिका है हम उसके गले पड़े जा रहे हैं। अभी आप आने वाले समय में देखेंगी कि जो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो यूरोप है, यूरोप के देश भी इनके खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि एक वॉर क्रिमिनल के साथ या वॉर क्रिमिनल्स के साथ कोई खड़ा होना नहीं चाहता। आज अगर हम खड़े हैं तो वॉर क्रिमिनल्स के साथ, और अगर हम कह रहे हैं कि संयम बरतो और हमने अपना स्टैंड साफ कर दिया, तो साफ है कि जयशंकर को घर जाने की जरूरत है। देश ये नहीं सुनना चाहता। जो महंगाई आने वाली है और जो सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, जो आपने वो 15 दिन से 21 दिन का बुकिंग टाइम कर दिया है, ये सारी चीजें बता रही है कि आप एक फेल सरकार के विदेश मंत्री है और विदेश मंत्री होने के नाते आपका जो फर्ज था उसमें भी आप पूरी तरह से फेल हो गए और जनता अब जल्दी इनसे जवाब भी मांगेगी। अगर आप संसद में जवाब नहीं देंगे तो सड़कों सड़कों पे आपको लोग दिखेंगे जो आपसे सवाल करेंगे कि हमारे 2 मरीनर्स कैसे मारे गए, ये बताओ आप, उनका वो क्यों इसमें मारे गए, आखिर हमारे लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? जो लोग 97 लाख लोग खाड़ी के देशों में रहते हैं, आपके पास उनके लिए कोई रोड मैप नहीं है। आप कुछ नहीं कह रहे कि उनको वापस कैसे लाया जाएगा। वो लोग अपने ऊपर निर्भर है कि हमें कैसे वहां से आना है। अगर 60,000 लोग वहां से 58,000 इज द एग्जैक्ट नंबर, तो अगर उतने लोगों को आप ले भी आए हैं तो इनमें से आधे तो हो सकता है कि आपकी एम्बेसीज में लोग रहे होंगे, आपके अपने जानने वाले लोग रहे होंगे, बाकी देश के नागरिक या बाकी प्रवासी भारतीयों की आपको चिंता नहीं है। ये फेल्ड प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने सरेंडर कर दिया है क्योंकि इनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में आ चुका है। अडानी के साथ साथ अब इनके लिए इनका नेमेसिस बन चुका है ये एप्स्टीन फाइल्स में इनका नाम आना। जी, अब मैं सर्वेश के पास आती हूँ कि सर्वेश, एस जयशंकर के स्टेटमेंट को आज किस तरह से देखा जाए? कहने के लिए तो उन्होंने सारी बातें कह दी कि हम लोगों को इवैक्यूएट भी कर रहे हैं, हम एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काम भी कर रहे हैं, हम ये इंश्योर करेंगे कि वहां पर नागरिक सुरक्षित रहें, और साथ में उन्होंने आयरिस लवाना का भी जिक्र किया। आयरिस देना का उन्होंने जिक्र नहीं किया, आयरिस लवाना का जिक्र हुआ कि देखिए उसको डॉक कर दिया गया है क्योंकि ईरान ने हमसे कहा था। लेकिन आज आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? किन सवालों के जवाब आज विदेश मंत्री को देने चाहिए थे? कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं आपको लगा जो कि आज विदेश मंत्री मिस कर गए?
पहली चीज ये थी कि एक कंडेमनेशन से शुरू होना चाहिए था, ये कम से कम कि कंडेमनेशन से शुरू होना चाहिए था। दूसरा, आपका एक स्टैंड होना चाहिए एज अ कंट्री। भारत जैसा देश जो संप्रभु राष्ट्र है, और जब नए नए हम आजाद हुए थे तब से लेके आज तक हम ओपिनिएटेड रहे हैं, हमने अपना स्टैंड क्लियर रखा है चीजों को लेके। आप बात करें इसी पार्टी के एक नेता, प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनका स्टैंड इजराइल और ईरान को लेके बहुत क्लियर हुआ करता था। और मैं नहीं मानता कि ये उससे ज्यादा अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा विजनरी हैं इनकी पूरी सरकार में कोई हो या भाजपा में कोई हो। एक इंसान जो विदेश नीति पे इतना इतना क्लियर रहता था, जिनकी विदेश नीति आज भी मानी जाती है कि बहुत बहुत प्रबुद्ध होती थी, बहुत सशक्त होती थी। तो अब ये भाजपा के अपनी लाइंस के अगेंस्ट है, भारत की जो हमेशा से स्टैंड रहा है, जो हमारी डिप्लोमेसी रही है, उसके खिलाफ है। आप सोचिए, एक आदमी, एस जयशंकर ने पहले भी चाइना पे, आपको याद होगा, एक स्टेटमेंट दिया था जहां उन्होंने पहले कहा था कि वो ज्यादा मजबूत है, हम नहीं है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे अभी आप सोचिए कि अगर आईआरएस देना की बात की जाए, आपके आपके गेस्ट थे, और यहाँ जनता को समझना चाहिए कि हमने बुलाया उनको एक एक्सरसाइज के लिए, वो यहाँ से जा रहे थे, आपके ऑलमोस्ट आपके, आप ये टेक्निकलिटी में कि नहीं वो इंटरनेशनल वाटर्स, और ये थोड़ा सा भी जो गूगल भी कर पाएगी जनता तो समझ जाएगी कि वो ऑलमोस्ट आपके वाटर्स में थे, आपके यहाँ से गए थे, इनवाइटेड गेस्ट थे, और उनको बिना आपको लूप में लिए आपको उनको उड़ा दिया गया, उनको टॉर्पेडो किया गया। उसके बाद क्या ये चाइना के साथ होता तो अमेरिका कर पाता? क्या ये किसी और सॉवरेन देश के साथ होता है, उसके आसपास होता, चाइना के आसपास, चाइना से वापस आ रहा होता तो कोई देश कर पाता? यूएस कर पाता? सोचता भी नहीं करने को। तो आप कितने कमजोर हैं। उसके बाद आप एक बार अमेरिका का, आप समझिए, अमेरिका हमेशा से एक बुली देश रहा है, और ये इनकी बुली को जवाब इंदिरा गांधी जी ने दिया था, इनकी औकात दिखा दी थी, और ये कुछ नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कर पाए थे? ऐसा नहीं था कि बस वो महिला बैठी थी और उन्होंने बोल दिया, कि बहुत जिद्दी थी और उन्होंने बोल दिया। वो डिप्लोमेसी थी, उनको पता था कि रशिया हमारे साथ है, सेवेंथ फ्लीट हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, रशिया अमेरिका चाइना दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रशियन फ्लीट पीछे थी, ट्रेल कर रही थी उनको। तो ये डिप्लोमेसी थी, बाकी देश उनके साथ थे। 71 की बात की जाती है, ये भी सवाल पूछे जाते हैं कुछ आजकल, नया नया कहानियां भरी जाती हैं कि 71 में ईरान का साथ दिया, ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया था, और हमेशा पाकिस्तान, उसको भी समझने की जरूरत है। अभी एक चैनल की पत्रकार, वो एंकर कह रही थी कुछ दिन पहले कि जो है कई अमेरिकियों को मार दिया गया था, बंधक बना लिया गया था, अभी कुछ दिन पहले, जबकि वहां पे दूतावास है भी नहीं अमेरिका का ईरान में, तेहरान में। 79 तक जब तक ये क्रांति नहीं आई थी, जब तक ये आपके सीनियर खमेनेई नहीं थे, इनके पिताजी, तब से पहले रजा पहलवी का मोनार्क था, और वो यूएस बैक था, यूएस उसको अपने हिसाब से चलाता था। वो जब से वो वहां क्रांति आई, उसके बाद हमेशा वो प्रो इंडियन उनका स्टैंड रहा है हर जगह, चाहे वो 94 में यूएन में स्टैंड लेने की बात रही हो या हर मुद्दे पे। और इसको आप अगर पिछला कोई देख ले, उनके भाषणों को देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी के, या हमारे पिछले स्टैंड को देखेंगे, तो ईरान हमारा बहुत क्लोज अलाई रहा है बहुत सारे मुद्दों पे, चाहे वो ट्रेड की बात हो, चाहे बाकी मुद्दों की बात हो। और इन्होंने जो है इसराइल को प्रो हिंदू बना दिया है, पता नहीं कैसे। तो आप यहूदियों की बात करें, उनका हिंदुओं पे स्टैंड क्या है, तो थोड़ा सा अगर शिक्षित हो जाते हैं तो हमें समझ में आ जाता है। अगर हम केवल हिंदुवाद की बात कर लें तो भी इसराइल हमारे साथ खड़ा नहीं होगा, ये बहुत बेसिक सी चीज है। तो विदेश नीति हमारी इतनी ठप हो गई है, हम इतने कमजोर देश हैं, इतना ज्यादा जो है आप समझिए ऐसे कॉम्प्रोमाइज्ड है कि ये ब्लैकमेलिंग कभी भी है। मैं फिर आह्वान करना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी से कि आप जिन मुद्दों को लेके भी ब्लैकमेल हो रहे हैं, प्लीज उसको फेस करिए और अपनी ब्लैकमेलिंग का जवाब दीजिए। जो भी आपके एविडेंसेस हैं, आपके पुरी साहब के जो भी मजबूरी है, उसके नाते देश को मत झिलवाइए। ये जो हो रहा है ये इरिपेरेबल है। अभी जो हम ये स्टैंड ले रहे हैं, ये हमारे एक संप्रभु राष्ट्र के लिए ऐसा होगा कि हम हमेशा, जो आने वाली पीढ़ियां होंगी, इसको याद करेंगे। जितने गर्व से हम बैठे हैं ना कि रिचर्ड निक्सन को जवाब दिया था इंदिरा गांधी जी। लाइफ जो होती है हमेशा एक स्क्रिप्ट होती है, या तो आप अपने हिसाब से लिखिए, तो दुनिया बाद में लिखेगी, और दुनिया लिखेगी तो आपको कमजोरी लिखेगी। हम ये जो बना रहे हैं, ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ियां, हम सबको, मैं विपक्ष में बैठा हूं, मुझे लगता है कि हम भी इस कसौटी पे जरूर तौले जाएंगे कि हमने क्या किया। वही वो आपको वो गिल्ट जो है ना, वो आज विपक्ष पूरा एक साथ खड़ा था। सबके अपने डिफरेंसेस हो सकते हैं, यहाँ पे सब एक साथ खड़े हैं, और हम सॉलिडारिटी के साथ भारत के साथ खड़े हैं कि भाई हमको देख, डिस्कशन करो, हम आपके साथ खड़े हैं, आप एक स्टैंड लो।
हम आपके अगेंस्ट नहीं खड़े हैं, वहां पे कोई भी, आप देखिए, कोई ये नहीं कह रहा था, हम बस एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन चाह रहे थे। ये देने में क्या आपको, आप क्या सोचिए, अंडर द बस फेंक दे रहे हैं आप बिरला जी को, कि बिरला जी, अब बिरला जी पे बात कर लो, बिरला जी की बलि देने को तैयार है ये। अब बिरला जी याद आ गया, बिरला जी बेचारे वहां सोच रहे होंगे, अरे भाई मेरा क्यों नाम ले रहे हो, मैं तो चुपचाप बैठा था, अच्छा था। वो तो बेचारे ईरान, इजराइल, यूएस सबको शुक्रिया अदा कर रहे होंगे कि चलो तुम्हारे चक्कर में मैं बचा हुआ हूं, भी इस बार नहीं होगी मेरी चर्चा। लेकिन ये सब सोचिए, हम ये सब करते रहेंगे, मोदी जी के अगेंस्ट भी मुझे कुछ नहीं बोलना अभी, क्योंकि दिस इज नॉट द टाइम। दिस इज द टाइम जब हमें एक साथ खड़े होकर देश की छवि को बचाना है अंतरराष्ट्रीय पटल पे, जो बहुत धूमिल हो रही है। लोग, आप मीम्स देखिए, मजाक उड़ाया जा रहा है हमारा, और एकदम हम भारत में रह के अमेरिकी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं। आप 30 दिन का टाइम हमें दिया जा रहा है, एक संप्रभु राष्ट्र को 30 दिन, कॉलोनी में ऐसा नहीं होता था, हमें दिया जा रहा है कि चलो 30 दिन तुम रशिया से खरीद लो। तो ये जो है, ये बहुत खतरनाक चीज है, और मुझे नहीं लगता कि सरकार अभी, ये कुछ दिन बाद जब ये सत्र खत्म होगा, कहेंगे विपक्ष ने चलने नहीं दिया। विपक्ष जो कह रहा है आप सुन ही नहीं रहे, विपक्ष जो चाहता है आप करना नहीं चाहते। विपक्ष का योगदान इसमें हो सकता है, एक तब सरकारें ऐसी भी होती थी, सरकार किसी की होती थी, विदेश नीति के नाते विपक्ष का नेता भेजा जाता था, अटल बिहारी वाजपेयी भेजे जाते थे। ये देश ऐसे प्रेसिडेंट्स पे चलता रहा है, यहाँ की राजनीति इतनी इतनी जो है सुचिता से भरी राजनीति रही है। आप क्या क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, आपने अपने अपने जमीर को बेच दिया है। तो ये बड़ा खतरनाक है देश के लिए, और ये बहुत खराब दिन से, भारत इतना छोटा देश है ना जितना बन गया है, छोटे बिल्कुल। छोटे देश, ब्रिक्स वालों को देखिए, हर देश का, हर संघ का, हर संगठन का एक ओपिनियन है, हमारा कोई कोई स्टैंड ही नहीं है। हम इसी साइड नहीं है, खड़े होकर यही बोल देते संसद में कि चलो हम इजराइल के साथ ही हैं, मैं यही मान लेता कि चलो हमारी विदेश नीति एकदम यू टर्न ले ली है, लेकिन कहीं स्टैंड तो हो। ये तो अच्छे बुरे किसी में नहीं है। बिल्कुल। नहीं, लेकिन आज हमने देखा था सुजाता कि विपक्ष पोस्टर्स और बैनर्स लेकर प्रोटेस्ट कर रहा था, संसद के अंदर भी किया, संसद के बाहर भी किया। अब बजट सेशन तो आज शुरू ही हुआ है, जो सेकंड हाफ ऑफ द बजट सेशन है। अब हम कल से क्या देखेंगे, क्या विरोध प्रदर्शन इसको लेकर तेज हो जाएंगे? क्योंकि पहला जो हाफ था बजट सेशन का, उसमें भी हार्डली कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट किया गया, क्योंकि उसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी को बोलने ही नहीं दिया गया। जनरल नरावने की किताब पर ही सारी बात आकर अटक गई थी। लेकिन अब क्योंकि इतना बड़ा क्राइसिस, इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, जहां पर इतना जनरल स्टेटमेंट देकर और निकल गए, मोदी जी की भी कोई जवाबदेही पता नहीं कैसे होगी इसमें। तो अब विपक्ष करेगा क्या? क्योंकि अब सत्र तो आज शुरू हुआ है, कल और आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट करें, विपक्ष क्या करेगा? देखिए, जहां तक सवाल है, पिछले जो फर्स्ट हाफ था बजट सेशन का, उसमें भी हमने सरेंडर मोदी तो देखा। जनरल नारवाने की किताब ने बता दिया कि वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते, और अब भी वो कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। तो ये तो साफ है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग रहे हैं। याद है आपको, जो पहला हाफ था उसमें उन्होंने कह दिया जो महिला पार्लियामेंटेरियंस है कांग्रेस की, वो उनपे हमला करने जा रही थी। अरे भैया, यहाँ पे तो अमेरिका आपके ऊपर पर्सनल हमला कर रहा है एप्स्टीन फाइल्स में, जब आपके नाम को वो बाहर लेके आ रहा है, और आप इसी कारण से सरेंडर करके आप कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। इसीलिए जब प्रधानमंत्री इस तरह की हरकतें करते हैं, तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हूं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल बोला जाएगा। प्रधानमंत्री अगर देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ कार्य करेंगे तो उनको सजा मिलेगी। और अगर हम विपक्ष हैं और विपक्ष की आवाज को आप दबाने की कोशिश करेंगे, और जेपी नड्डा होते कौन है ये बोलने वाले कि विपक्ष को पता नहीं है कि किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करे, उन्हें तो पता ही नहीं है कि देश के लिए वो उन्हें खड़े होकर किस तरह से खुद को कंडक्ट करना चाहिए था। और इसी कारण से आज आपने जो वॉकआउट भी देखा है, और जो बातों को नहीं करने दिया गया और इधर उधर की बातें करके ये बता रहे हैं कि जी आप इसके ऊपर बात कर लो। अरे आप एक बात बताओ कि अगर कहीं पे आग लगी हो किसी घर में, तो आप कहोगे कि जी मुझे सामान खरीदने जाना था, मैं वो सामान खरीदने जा रहा हूं, या आग को बुझाएंगे? इस वक्त तो आग लगी हुई है और देश के ऊपर इतने बड़े चिंता का विषय आ चुका है। उस समय प्रधानमंत्री भागे में, प्रधानमंत्री क्यों नहीं है संसद में, मैं ये जानना चाहती हूँ। और जो बहस है, अगर आप बहस नहीं कराएंगे तो आप अपने आप को एक्सपोज और करते जाएंगे। और भाजपा के जितने ये सांसद हो, नेता हो, मंत्री हो, कुछ भी बोलते रहे, अब ये बात जनता के सामने आ चुकी है कि प्रधानमंत्री जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, वो सरेंडर कर चुके हैं। और देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए अब अगर किसी को लड़ना है तो वो भाजपा नहीं लड़ेगी, क्योंकि भाजपा के अंदर दम नहीं, भाजपा के नेताओं के अंदर दम नहीं कि वो आवाज उठा सके अपने देश के लिए, क्योंकि वो कायर है, वो गद्दार है। इस वजह से अब हमें सड़कों पे भी जाना होगा तो सड़कों पे भी जाएंगे, और ये हम पहले से कर भी रहे हैं। और आज भी देश के तमाम हिस्सों में
हमारी जो महिला कांग्रेस है या यूथ कांग्रेस है, ये सब आपको सड़कों पे दिखेंगे कि वो पूछ रहे हैं कि भैया ये दाम जो बढ़ रहे हैं सिलेंडर के, ये आपकी वजह से हो रहा है क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। द पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, दैट इज द स्लोगन जो हर जगह आपको दिख रहा है। तो प्रधानमंत्री को इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। अगर आपकी बार कहेंगे जी पार्लियामेंटेरियंस मेरी हत्या करने के लिए आ रहे थे, तब आप क्या कर लोगे भाई? बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि जीएसटी तो लगता नहीं है उस पे, और इस पर तो मैं बता रही हूँ, वो कहेंगे जी इस पे तो वैट लगता है क्योंकि अब वैट खत्म हो गया। तो अब सच्चाई केवल इतनी है कि प्रधानमंत्री को जवाब तो देने पड़ेंगे। अब तो अडानी का मुद्दा भी इतना गौण हो गया क्योंकि इनके खुद के चरित्र पे अब सवाल उठ गए कि एप्स्टीन फाइल्स में इनका नाम आया। ये नाच रहे थे, क्यों नाच रहे थे और अभी क्यों गए थे? जब आपको देखते ही जो नेसेट से विपक्ष के सांसद इजराइल की पार्लियामेंट नेसेट से बाहर निकल गए थे, आपको तो जवाब देने की जरूरत है। आप वॉर क्रिमिनल्स के साथ खड़े हैं। ये देश शांति का दूत है, शांति का संदेश देता है ये देश। आपने हमारे जो गुट निरपेक्षता है, जो अपने बारे में, अपने देश के हित के बारे में सोचते हुए किसी भी देश का साथ नहीं देने का जिसने प्रण लिया था, जो फॉरेन पॉलिसी थी, आपने उसका सत्यानाश कर दिया है। लेकिन हम इसके आगे और आपको नहीं करने देंगे। इसलिए देश के लिए हम सड़कों पे भी आएंगे और आप देखेंगे जनता भी अब सड़कों पे आएगी। ठीक है सर्वेश, क्या कहेंगे अंत में संक्षेप में इस पूरे स्टेटमेंट पर, और अब आगे क्या देखते हैं बहुत संक्षेप में? जी देखिए, बात यह है कि अभी एक ऐसी सरकार है इस देश में जो लीडरलेस है। हमारा जो जिनको हम प्रधानमंत्री चुन के आए थे, वो ऐसे जब भी पिछले कई सालों में आप देखेंगे, जब भी कभी महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा की बात आती है, वो नहीं होते हैं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना जवाब देते हैं। तो हमें ऐसा हमारा संविधान बहुत साफ कहता है, आर्टिकल 74(1) बहुत क्लियरली, कि देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें पीएम जो होगा वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स होगा। पीएम कोई राजा नहीं होता, वो उनमें से ही एक चुन के आता है। जब बहुत मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हों एक देश में, जो डाइवर्सिटी से भरा देश हो, वहां पे बहुत लोगों की बात सबकी सुनी जानी चाहिए, उसमें विपक्ष भी शामिल होता है। तो आपका स्टैंड, आप सोचिए 1977 का मैं भाषण सुन रहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, तब उन्होंने फिलिस्तीन के बारे में बहुत साफ कहा था कि इजराइल जो है अरबों की जमीन कब्जा करके बैठा है, उसको खाली करना पड़ेगा, हम ये नहीं चलने देंगे। आप एक आदमी तब इतना क्लियर स्टैंड रख सकता था, उनकी बनाई पार्टी चुन के आई है और वहां चुनी हुई सरकार का जो मंत्री है वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। एस जयशंकर साहब ऐसे बोल रहे हैं जैसे वो जब विदेश मंत्रालय में रहते होंगे, जब आईएफएस थे, तो आके एक नोट शीट जो स्टेटमेंट बोला जाता था वो बोल देते थे, वैसे बाज के चले गए, कथा टाइप। ये नहीं चाहिए हमें चाहिए कि आप जवाब दीजिए। अभी तक आप सोचिए, एक बार प्रधानमंत्री नहीं आ सकते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, जनता को बताने नहीं आ सकते थे, नोटबंदी बताने आ जाएंगे आप, बाकी चीजों बताने आ जाएंगे। यहाँ पे एड्रेस करना चाहिए लोगों के दिमाग में। सोचिए, सबके कहीं ना कहीं कोई रिश्तेदार दुबई में फंसा था, कोई कहीं और फंसा हुआ था, सब परेशान रहे हैं। इस परेशानी को एड्रेस कौन करेगा? इतने सारे लोग, लाखों लोग जो बाहर फंसे हुए हैं, ये एड्रेस कौन करेगा? कौन देगा इसका जवाब? तो ये लीडर, हमें एक लीडर चाहिए, हमें एक सरकार चाहिए। ये सरकार नहीं है। हमारा देश बिना किसी लीडर के चल रहा है अभी, ये सच्चाई है। हमारे पास एक इलेक्शन स्टार कैंपेनर है जो विदेशों में भी जाके नाच गा के आता है। अभी ये चुनाव प्रचार करने गए थे इजराइल, और आप सोचिए कि एक भारत देश का प्रधानमंत्री जाता है, उसको वहां के नेता जो है, छोटे छोटे नेता कहते हैं नहीं हम तो तुम्हारा बहिष्कार कर रहे हैं। ये मतलब इस तरह की इज्जत बची है हमारे नेताओं की, और ये कहते हैं विश्वगुरु बनेंगे। इनके दम पे विश्वगुरु बन सकता है भारत, कोई ढंग का नेता है तब। ऐसे इनकी कोई इज्जत ही नहीं है। इनका गांव में, और कौन ये स्टेटमेंट जो देके आए, इनको ग्राम प्रधान का चुनाव लड़वा दीजिए, हार जाएंगे। निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, ग्राम प्रधान का उत्तर प्रदेश में कह रहा हूं गारंटी से, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इनको ग्राम प्रधान का चुनाव लड़वाई जीत के दिखा देंगे। इनके बस का नहीं चुनाव जीतना, ये ऐसे ही जाएंगे यस मैन यस सर करके। तो इसलिए नेता चुनने पड़ेंगे, जरूरी है। बिल्कुल, चलिए अब देखेंगे कल संसद में क्या होता है। आज तो एक जनरल स्टेटमेंट देकर विदेश मंत्री निकल गए, अब लेकिन जवाबदेही इसमें कैसे तय होगी, किस तरीके से लोगों को मुसीबत का सामना ना करना पड़े, चाहे वो गल्फ के लोग हों, चाहे फिर भारत के ऊपर वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट का जिस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे वो कुकिंग गैस का दाम हो या फिर तेल की कीमतें हो, इन सारी चीजों से कैसे इंसुलेट करेगी मोदी सरकार, ये देखना होगा। और विपक्ष कल से क्या करता है, इस पर भी निगाहें टिकी होंगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुजाता जी, सर्वेश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।